स्टार्ट करने जा रहे हैं लिप्पिनकॉर्ट बायोकेमिस्ट्री से नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, जिसमें मेनली हम डिस्कस करेंगे अमाइनो एसिड्स की मेटाबॉलिज्म। इट मींस अमाइनो एसिड्स की हम सिंथेसिस और डिग्रेडेशन को डिस्कस करेंगे। अमाइनो एसिड्स की मेटाबॉलिज्म में हम थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं पहले। एज वी नो डैट कि जो बॉडी में एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स होते हैं उन्हें हम ह्यूमन बॉडी में स्टोर कर लेते हैं, लेकिन जो अमाइनो एसिड्स एक्सेस होते हैं उन्हें हम स्टोर नहीं कर सकते। और ना ही कोई ऐसी प्रोटीन है जिसका ये फंक्शन हो कि वो हमें कंटिन्यूसली अमाइनो एसिड्स ही प्रोवाइड करते रहे। अब हम इन अमाइनो एसिड्स को ऑब्टेन कहाँ से करते हैं, तो इसके मेनली 3 सोर्सेज हैं। या तो हम जो डाइट इनटेक करते हैं उससे हम ले सकते हैं, या फिर हम इसकी डी नोवो सिंथेसिस कर सकते हैं इन द बॉडी, या फिर कुछ प्रोटीन्स जो होती हैं उनकी जब डिग्रेडेशन होती है तो उसमें से हमें अमाइनो एसिड्स मिल जाते हैं। बिकॉज हम अमाइनो एसिड को स्टोर नहीं कर सकते, तो जो अमाइनो एसिड एक्सेस होते हैं उनकी हम डिग्रेडेशन करते हैं। और इस डिग्रेडेशन के लिए 2 प्रोसेस यूज होते हैं, ट्रांस अमाइनेशन और ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन। इनको हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। वो ये है कि जो अमाइनो एसिड होता है उसमें से हम अमोनिया ग्रुप को रिमूव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अमाइनो ग्रुप को हम रिमूव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, और जो बाकी बच जाता है उस वो कार्बन स्केलेटन होता है और उसको हम कहते हैं अल्फा कीटो एसिड। अब ये जो अमोनिया होता है, एक तो हम इसे एक्सक्रीट कर देते हैं फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, या फिर हम इसको यूटिलाइज करते हैं इन द सिंथेसिस ऑफ यूरिया। और ये जो अल्फा कीटो एसिड्स होती हैं इनको यूटिलाइज किया जाता है इन डिफरेंट एनर्जी प्रोड्यूसिंग मेटाबॉलिक पाथवेज, और इसके रिजल्ट में प्रोड्यूस होते हैं या तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ग्लूकोज, फैटी एसिड्स एंड कीटोन बॉडीज। उसके बाद इस पैराग्राफ में वो ये कह रहा है कि जो अमाइनो एसिड्स होती हैं ये नाइट्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये नाइट्रोजन बॉडी में इंटर होती है फ्रॉम द डाइटरी प्रोटीन, और ये बॉडी से लीव करती है इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, अमोनिया एंड क्रेटिनिन। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं अमाइनो एसिड पूल को। ह्यूमन बॉडी में बहुत ज़्यादा फ्री अमाइनो एसिड्स होती हैं इन द सेल में, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में और ब्लड में। और वो सारे अमाइनो एसिड जो कि एक सिंगल एंटिटी से बिलोंग करते हैं उनकी एकमुलेशन को हम कहते हैं अमाइनो एसिड पूल। फॉर एग्जांपल ये सारे अमाइनो एसिड हैं जो कि एक सिंगल एंटिटी से बिलोंग करते हैं और एक जगह पर एकमुलेशन हुई पड़ी है इनकी, तो ये है अमाइनो एसिड का पूल। अब इस अमाइनो एसिड के पूल के सोर्सेज क्या हैं, तो इसके मेनली 3 सोर्सेज हैं। हम इन्हें ऑब्टेन कर सकते हैं फ्रॉम द डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन, और वो अमाइनो एसिड जो कि डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन से ऑब्टेन होते हैं उनको हम रीयूटिलाइज भी कर सकते हैं, या फिर हम डाइट में इनटेक कर सकते हैं जैसे कि हम प्रोटीन्स इनटेक करते हैं, या फिर हम इन्हें ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम जो कि ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट मेटाबॉलिज्म होते हैं उनके इंटरमीडिएट्स में भी अमाइनो एसिड प्रोड्यूस हो जाते हैं। और वो अमाइनो एसिड जो कि इंटरमीडिएट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में प्रोड्यूस होती हैं वो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होती हैं। अमाइनो एसिड के पूल के तो ये 3 सोर्सेज हो गए। अब इस अमाइनो एसिड के पूल के डिग्रेडेशन के भी 3 रूट्स हैं। इनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं इन द सिंथेसिस ऑफ बॉडी प्रोटीन, या फिर हम इस अमाइनो एसिड का पूल को यूज करके दूसरे एसेंशियल नाइट्रोजन कंटेनिंग स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑब्टेन कर सकते हैं, या फिर हम इस अमाइनो एसिड पूल को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू द ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, फैटी एसिड, कीटोन बॉडीज एक्स्ट्रा। एक अमाइनो एसिड के पूल में 90 टू 100 ग्राम्स ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं, और इसकी वैल्यू कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा कम है एज कम्पेयर टू द प्रोटीन, बिकॉज जो 70 kg पर्सन होता है उसमें 12 किलोग्राम ऑफ प्रोटीन्स होती है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है प्रोटीन टर्नओवर। प्रोटीन टर्नओवर का मतलब ये है कि ह्यूमन बॉडी में कंटिन्यूसली प्रोटीन की सिंथेसिस भी हो रही होती है और प्रोटीन्स की डिग्रेडेशन भी हो रही होती है। जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है उसको रेगुलेट कर रही होती है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन्स इन द सेल, और सेल में जो प्रोटीन का लेवल है उसको कंट्रोल किया जाता है बाय द सिलेक्टिव डिग्रेडेशन। अब हम डिस्कस करते हैं कि इस प्रोटीन टर्नओवर का रेट क्या है। प्रोटीन टर्नओवर का रेट ये है कि जो ह्यूमन बॉडी है उसमें जो टोटल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन है वो रहेगी कांस्टेंट। इट मींस कि जितनी प्रोटीन की सिंथेसिस होगी उतनी ही प्रोटीन की डिग्रेडेशन होती है, और नॉर्मली एक दिन में 300 से लेकर 400 ग्राम तक प्रोटीन की सिंथेसिस और डिग्रेडेशन होती है। अब जो डिफरेंट प्रोटीन्स हैं उनका रेट डिफरेंट है। जो रेगुलेटरी प्रोटीन्स होती हैं या फिर मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होती हैं उनको हम शॉर्ट लिव्ड प्रोटीन्स कहते हैं, और उनकी जो हाफ लाइफ होती है वो मिनट्स से लेकर आवर्स तक होती है। और जो मोस्टली प्रोटीन्स इन द बॉडी हैं वो लॉन्ग लिव प्रोटीन्स हैं, और उनकी जो हाफ लाइफ है वो डेज से वीक तक होती है।
और जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होती हैं इन द बॉडी लाइक कोलेजन, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होती हैं और जो इनकी हाफ लाइफ है वो मंथ्स से लेकर ईयर्स तक है। उसके बाद वो ये बता रहा है कि प्रोटीन की डिग्रेडेशन कैसे होती है। डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेनली टू एंजाइम सिस्टम है जो कि डिग्रेडेशन करते हैं प्रोटीन की। एक है यूबीक्विटिन प्रोटियासोम सिस्टम और दूसरा है डिग्रेडेटिव एंजाइम सिस्टम ऑफ लाइसोसोम। ये जो प्रोटियासोम सिस्टम है ये एटीपी डिपेंडेंट है और जो लाइसोसोमल सिस्टम है ये एटीपी इंडिपेंडेंट है। ये जो प्रोटियासोम सिस्टम है ये सिलेक्टिव प्रोटीन्स की डिग्रेडेशन करता है और ये जो लाइसोसोमल सिस्टम है ये नॉन सिलेक्टिव प्रोटीन की डिग्रेडेशन करता है। फॉर एग्जांपल जो पहले हमने शॉर्ट लिव्ड प्रोटीन पढ़ी हैं उनकी जो डिग्रेडेशन होगी वो होगी बाय द प्रोटियासोम सिस्टम। और जो प्रोटीन्स हम इनटेक करते हैं यानी कि एंडोसाइटोसिस होती है जिनकी सेल में लाइक प्लाज्मा प्रोटीन्स, उनकी जो डिग्रेडेशन होगी वो होगी बाय द एसिड हाइड्रोलाइसिस एंजाइम्स ऑफ द लाइसोसोम। तो इन दो सिस्टम में से मेनली हमने पढ़ना है यूबीक्विटिन प्रोटियासोम सिस्टम। यूबीक्विटिन प्रोटियासोम सिस्टम को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज यूबीक्विटिन। यूबीक्विटिन एक स्मॉल ग्लोब्यूलर नॉन एंजाइमेटिक प्रोटीन है जो कि मेनली प्रेजेंट होती है इन द यूकैरियोटिक सेल। इस सिस्टम को हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। इस डायग्राम में ये जो ब्लैक कलर से मैंने डॉट बनाया है ये प्रोटीन है यूबीक्विटिन और ये जो मैंने एक प्रोटीन बनाई है दिस वन इज द प्रोटीन जिसने डिग्रेड होना है। अब ये सेलुलर प्रोटीन जिसने डिग्रेड होना है ये इस यूबीक्विटिन के साथ बाइंड करेगी और ये जो इन दोनों के दरमियान लिंकेज होगी वो होगी आइसोपेप्टाइड लिंकेज। अब ये आइसोपेप्टाइड लिंकेज कैसी होती है? होता इस तरह है कि ये जो यूबीक्विटिन प्रोटीन होती है उसके सी टर्मिनल के ऊपर अमाइनो एसिड होता है जिसको हम कहते हैं ग्लाइसिन। इस ग्लाइसिन अमाइनो एसिड का जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है वो आइसोपेप्टाइड लिंकेज बनाता है उस सेलुलर प्रोटीन के साथ जिसने डिग्रेड होना है। इस तरह होता है कि जो सेलुलर प्रोटीन होती है उसकी टर्मिनल के ऊपर अमाइनो एसिड होता है लाइसिन। उस लाइसिन अमाइनो एसिड का जो अमाइनो ग्रुप है वो अटैच होता है बाय द आइसोपेप्टाइड लिंकेज विद द कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ द ग्लाइसिन अमाइनो एसिड ऑफ यूबीक्विटिन। इट मीन्स ये जो आइसोपेप्टाइड लिंकेज है वो होती है बिटवीन द अमाइनो ग्रुप ऑफ सेलुलर प्रोटीन एंड द कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ द यूबीक्विटिन। और जो सेलुलर प्रोटीन है उसका जो अमाइनो एसिड पार्टिसिपेट करता है वो लाइसिन है और जो यूबीक्विटिन है उसका अमाइनो एसिड जो कि इस लिंकेज में पार्टिसिपेट करता है वो है ग्लाइसिन। अब ये जो लिंकेज है आइसोपेप्टाइड लिंकेज ये ऐसे ही नहीं हो जाती, इसके लिए एंजाइम्स रिक्वायर्ड होती हैं। 3 एंजाइम होता इस तरह है कि जो एंजाइम E1 होता है वो एक्टिवेटिंग एंजाइम होता है जो कि इनएक्टिव यूबीक्विटिन को कन्वर्ट करता है इनटू द एक्टिव यूबीक्विटिन और उसको ट्रांसफर करता है टू द एंजाइम E2। और जो एंजाइम E3 होता है ये लाइगेज होता है और ये आइडेंटिफाई करता है उस प्रोटीन को जिसने डिग्रेड होना है और उसको ट्रांसफर करता है टू द एंजाइम E2। ह्यूमन बॉडी में एंजाइम E1 और E2 का नंबर लेस होता है एज कंपेयर टू द एंजाइम E3। और ये जो एंजाइम E2 है ये कंजुगेटिंग एंजाइम होता है जो कि उस डिग्रेडेटिंग प्रोटीन और यूबीक्विटिन के दरमियान आइसोपेप्टाइड लिंकेज बनाता है। जब एक ही सेलुलर प्रोटीन के साथ 4 to 5 मॉलिक्यूल ऑफ यूबीक्विटिन अटैच हो जाती हैं तो एक दूसरी प्रोटीन कम्प्लेक्स होता है जिसको हम कहते हैं प्रोटियासोम। प्रोटियासोम क्या है? ये एक बैरल शेप्ड मैक्रोमॉलिक्यूलर प्रोटीन कम्प्लेक्स है। ये इस प्रोटीन को जिसके साथ यूबीक्विटिन टैग्ड होती हैं उसको आइडेंटिफाई करता है। ये प्रोटियासोम इसमें से यूबीक्विटिन को अलग कर देता है और ये जो सेलुलर प्रोटीन जिसने डिग्रेड होना है उसको ट्रांसपोर्ट करता है टू इट्स प्रोटियोलाइटिक कोर। ये प्रोटियासोम इस प्रोटीन को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू द पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स में। इस पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स के ऊपर प्रोटिएजेज एंजाइम एक्ट करते हैं और अमाइनो एसिड पूल बना देते हैं। अब ये जो यूबीक्विटिन है इसने हर एक प्रोटीन को डिग्रेड नहीं करवाना। वो प्रोटीन जिसने डिग्रेड होना है उसके ऊपर कुछ सिग्नल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं डिग्रेडेशन सिग्नल। ये एंजाइम E3 जो है ये आइडेंटिफाई करेगा प्रोटीन के ऊपर उस सिग्नल को और उसको जब वो सिग्नल मिलेगा डिग्रेडेशन सिग्नल उसी ही प्रोटीन को ट्रांसफर करेगा टू द एंजाइम E2। ये जो डिग्रेडेशन सिग्नल है ये क्या है? एक तो ये वही सिग्नल है जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि
शॉर्ट लिव्ड प्रोटीन है, लॉन्ग लिव्ड प्रोटीन है, उनकी हाफ लाइफ है, या फिर प्रोटीन के एंड टर्मिनल के ऊपर आर्जिनिन या पोस्ट मॉडिफाइड एलिनिन हो, तो ये भी सिग्नल है डिग्रेडेशन के। और वो प्रोटीन जिनके एंड टर्मिनल के ऊपर सीरीन अमाइनो एसिड हो, तो वो स्टेबल प्रोटीन होती है, उसकी डिग्रेडेशन नहीं होती। या फिर उसके अंदर जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है वो पेस्ट हो, तो वो भी सिग्नल है फॉर द डिग्रेडेशन। द वर्ड पेस्ट मीन्स प्रोलीन, ग्लूटामेट, सीरीन एंड थ्रियोनिन। तो ये सिग्नल्स हैं जिनको इंजाइम E3 आइडेंटिफाई करता है, और वो ये समझता है कि ये प्रोटीन्स जो हैं ये स्टेबल नहीं है, इनको डिग्रेडेट करना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिग्रेडेशन ऑफ द प्रोटीन। यूबिक्विटिन प्रोटियासोम सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। हमने डिग्रेडेशन सिग्नल की भी बात कर लिया, और प्रोटीन्स जिस तरह डिग्रेडेशन उनकी होती है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया। अगली वीडियो में हम डाइटरी प्रोटीन डाइजेशन डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।